जय हिंद फ्रेंड्स, मैं अजय राठौड़ आपका स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर। फ्रेंड्स, अब तक हमने एक्सरसाइज नंबर 14.4 के 1 2 3 सम देख लिए। ओके, आज हम एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। तो सबका ध्यान यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं। फाइंड द मोड ऑफ ये गिवन डेटा। क्वेश्चन नंबर 4 और डेटा क्या दिया है? 14 25, यहाँ पे है 14 28, फिर है 18, फिर है 17, फिर 18, फिर 14, फिर 23, 22, 14 एंड 18। तो आप मोड को क्या समझते हो? जो डेटा फ्रीक्वेंटली आता है, मतलब सबसे आपके पास जो भी डेटा है, ऑब्जर्वेशंस है, उसके अंदर सबसे ज्यादा बार आने वाला डेटा मेरा क्या हो जाएगा? मोड। ओके, तो सबसे ज्यादा देखो 14 14 14 14 14 चार बार है, फिर 18 18 18 18 तीन बार है। बाकी कोई डेटा तीन या तीन से ज्यादा बार नहीं आ रहा है। ओके, तो मोड यहां पे लिखना होगा, मोड स्कोर। मोड क्या हो जाएगा मेरा? 14। बस सिंपल सी बात है। ओके, ये आपका मोड आएगा। अब जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर आपको क्या करना है? देखिए, फाइंड द मीन सैलरी। सैलरी का एवरेज फाइंड करना है 60 वर्कर्स का। देखिए, वर्कर्स जो होते हैं उनका सभी का सैलरी सेम तो नहीं होता है। कोई वर्कर सीनियर होते हैं, उनका ज्यादा सैलरी होता है, कोई वर्कर जूनियर होते हैं, उनका कम सैलरी होता है। ओके, लेकिन मुझे यहाँ पे ऐसा बोला है सबका एवरेज फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे? तो यहाँ पे आपको एक नंबर ऑफ वर्कर, यहां पे आपको क्या दिया बेटा? एक डेटा है, डेटा का टेबल दिया। ओके, 3000 सैलरीज है रुपीस में। कितने वर्कर की है? 16 वर्कर। फिर 4000 है, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000 एंड 10000। ओके, ये सैलरी है। नंबर ऑफ वर्कर यहाँ पे 16, फिर 12, फिर 10, फिर 8, फिर 6, फिर 4, फिर 3, लास्ट में 1। ओके, तो 2 4 6 8, 2 4 6 8। ओके, अब मुझे बोला है टोटल 60 वर्कर है, यहाँ पे मैं 60 लिख सकता हूँ। हाँ, अब क्या करेंगे सर? आपको यहाँ पे 16 वर्कर दिए, तो 16 वर्कर है, उनकी सैलरी 3000। इसका मीनिंग क्या होगा कि एक वर्कर की सैलरी 3000, तो 16 की कितनी होगी? देखो, नंबर ऑफ 3000 सैलरी वाले पर वर्कर की सैलरी 3000 है। ऐसे कितने वर्कर है? तो कि भाई 16 है। तो यहां पे मैं एक और टेबल बनाऊंगा सैलरी का। ओके, सैलरी का 16000 इंटू 3 करूंगा, 48000 सैलरी आई किसकी? तो क्या भाई 16 वर्कर की अकॉर्डिंग टू पर वर्कर 3000 सैलरी होगी, तो 16 वर्कर की कितनी? तो 16 इंटू 3 करूंगा तो 16 वर्कर की सैलरी मिलेगी। ओके, अब 12 वर्कर की 4000, मतलब 4 वर्कर 4000 सैलरी वाले कितने हैं? 12 वर्कर। तो एक वर्कर की 4000, तो 12 वर्कर की कितनी? ऐसा आप सोच सकते हो। 48000 इसका भी आएगा टोटल। ओके, टोटल सैलरी वाला। फिर एक वर्कर की 5000 है, तो 10 वर्कर की कितनी होगी? तो 50000। ओके, फिर एक वर्कर की 6000 है, तो 8 वर्कर की कितनी होगी? ऐसा 48000। आपको सिर्फ इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, तो आपको इस डेटा की पूरी सैलरी मिल जाएगी। चलिए, एक वर्कर की 7000, तो 6 वर्कर की कितनी? 42000। ओके, तो डेटा में कोई गलती तो नहीं है ना? नहीं। फिर यहां एक वर्कर की 8000, तो 4 वर्कर की 32000। ओके, एक वर्कर की 9000, तो 3 वर्कर की कितनी? 27, 9 3 7। एक वर्कर की 10,000 तो एक ही दिया है, तो यहाँ पे 10,000 है।
तो टोटल सैलरी मुझे करना है, टोटल सबका क्या करना है, एडिशन करना है। ओके, तो कुछ ऐसा आ रहा है 3,05,000 रुपीज। ओके, 3,05,000 रुपीज मुझे टोटल सैलरी मिली। ओके, तो बेटा आपने यहाँ पे ये समझा कि सर मैंने इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्यों किया। तो आपको ये समझना है कि ये जो डेटा, देखो हम सिर्फ स्टैटिस्टिक्स के अंदर दो टाइप का डेटा होता है, एक तो अनग्रुप डेटा, आगे आप एक्सरसाइज 14.4 के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ सम जो देखे वो अनग्रुप डेटा। अनग्रुप डेटा मतलब ऐसे ही रैंडमली कोई दिया होगा, फिर दिया होगा ग्रुप डेटा। ग्रुप डेटा कैसा होता है, ग्रुप डेटा फ्रीक्वेंसी भी दी होगी उसके अंदर और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब कितने, ये आप क्या समझोगे, इसको आप एक्सरसाइज समझिए, इसको आप फ्रीक्वेंसी समझिए। ओके, तो मुझे अगर इसका मीन निकालना है, इसका ग्रुप डेटा का, तो उसका फॉर्मूला कुछ ऐसा आएगा, मीन इज इक्वल टू सिग्मा fi डिवाइड बाय सिग्मा fi। ओके, ऐसा फॉर्मूला आता है। सर ये फॉर्मूला कहां से लाए, तो मैंने ये जनरल एग्जांपल था कि भाई एक वर्कर की सैलरी 3,000 है, तो 16 वर्कर की कितनी, तो मुझे टोटल सैलरी का एवरेज निकालना है। ओके, तो मैंने डायरेक्टली कर दिया 16 into 3। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, जब भी ग्रुप डेटा हो तो पहले वाला जो कॉलम होगा आपका xi होगा और ये वाला कॉलम क्या फ्रीक्वेंसी होगा। ओके, तो यहाँ पे मीन कैसे मिलेगा, मीन इज इक्वल टू सिग्मा fi xi, मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो गया, सिग्मा fi xi वाला हो गया। ओके, ये अभी क्या हो रहा है, ये जो टेबल है वो किसका है, ये टेबल है fi into xi। ओके, ये fi फ्रीक्वेंसी है, ये xi, दोनों का मल्टीप्लिकेशन है, एक टेबल बना है जिसको मैं fi into xi बोलूंगा। ओके, अब इसका जो एडिशन होगा सिग्मा fi xi, सिग्मा का मीनिंग क्या होता है, सभी का समेशन, इसका 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 सबका मैंने सम कर दिया, तो आपको क्या मिल गया, सिग्मा fi xi। ओके, तो डायरेक्टली हो गया 3,05,000 अपॉन सिग्मा fi, मतलब फ्रीक्वेंसी कितनी दी है उन सभी का एडिशन, तो 60। इन दोनों को काटूंगा, अब इसको मैं 6 से काटूंगा तो मुझे कुछ आंसर ऐसा मिलेगा 5083.33 ये मीनिंग मिलेगा। ओके, ये आपका आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6, लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन कैसे, गिव एन एग्जांपल ऑफ द सिचुएशन इन व्हिच the mean is appropriate measure of the central tendency। ओके, मीन क्या है, एक मुझे ऐसा एग्जांपल देना है जहां पे मीन इज एप्रोप्रिएट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ओके, एंड दूसरा है द मीन इज नॉट एप्रोप्रिएट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी बट द मीडियन इज एप्रोप्रिएट। ओके सर, इसका मीनिंग क्या होता है, पहले मीन इज एन एप्रोप्रिएट measure of central tendency। सर इसका मीनिंग क्या होता है, देखिए आप कोई भी डेटा लो, आप अनग्रुप डेटा हमने जो इस एक्सरसाइज के अंदर देखे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ सब, उसके अंदर कोई भी डेटा अनग्रुप होना चाहिए, मतलब आपको रैंडमली कोई भी डेटा दिया। ओके, अगर डेटा के बीच में जो गैप है, मतलब ऐसा होगा अगर 51 50, 51, 53, 55 एंड 57, सपोज कोई ऐसा डेटा दिया। ओके, ये डेटा के बीच में देखो छोटा छोटा ही गैप है, मतलब ऐसा तो नहीं है कि एक 50 है और एक 500 है और एक 5000 है, इतना बड़ा गैप तो नहीं है। ये डेटा के अंदर क्या छोटा छोटा है, तो आपको कोई भी अगर डेटा दिया होगा उनके बीच में जो गैप हो, ओके, ऑब्जर्वेशन के बीच में जो गैप होगा वो एकदम छोटा छोटा होगा। आप आगे के एग्जांपल्स भी देख सकते हैं। ओके, तो इन केस में, इसके केस के अंदर देखो यहाँ पे हर एक, इसमें एक 1 गैप है, इसमें 2 गैप, इसमें भी 2, इसमें भी 2 गैप। ओके, तो इसका अगर मैं मीन निकालूंगा, मीन की बारी, तो 50 प्लस 51 प्लस 53 प्लस 55 प्लस 57 डिवाइड बाय क्या करना पड़ेगा, 5 करना पड़ेगा। हाँ, सीधी सी बात। ओके, तो सबका मैं एडिशन करूंगा, यहाँ पे 1 3 और ये हो गया 8 प्लस 8 16, ये 6, यहाँ पे 1 आएगा।
5, 10, 15, 20, 25 और 26 डिवाइड बाय 5। ओके, तो यहां पे मुझे जो मिलेगा बेटा वो 22 26 बाय 5 53.2 आया मुझे। मीन क्या मिला? मीन मिला मुझे 53.2। तो आप देख सकते हो 52.3 जो है वो सभी के नजदीक होगा। ओके, तो ये जो मीन होगा वो सेंट्रल टेंडेंसी है। देखो यहाँ पे 53 है तो मुझे मीन क्या मिला? 53.2। तो आप इस डेटा को हर एक डेटा के नजदीक देख सकते हो। 50 है तो यहाँ पे 53. उसका जो मीन है उसको नजदीक है, मतलब सेंट्रल टेंडेंसी। 51 इसके नजदीक है, 53 इसके नजदीक, 55 इसके नजदीक है, 57 इसके नजदीक है। सर ऐसा कब होगा? जब डेटा के बीच में जो गैप होगा, जब डेटा के बीच में जो गैप होगा वो छोटा छोटा होगा। तो मीन क्या होगा मेरा? मीन इज द एप्रोप्रिएट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ये एक ऐसा एग्जांपल हो गया। चलिए, जब डेटा के बीच में गैप क्या होगा? छोटा छोटा होगा। ऑब्जर्वेशन आपको छोटे छोटे गैप वाले दिए होंगे तब। अगर मुझे दूसरा क्या बोला है कि भाई mean is not appropriate measure of central tendency, but okay, यहाँ पे लिखूंगा mean is not appropriate measure of central tendency, but the median is appropriate measure of central tendency। इसका क्या मीनिंग? देखो, मीन होगा तो मीन में आपको हर एक डेटा को इंक्लूड करना पड़ेगा फाइंड करने के लिए। हाँ, लेकिन जब भी मैं मीडियन फाइंड करूंगा, सपोज मैं मीडियन निकाल, इसका एग्जांपल लेता हूं। सपोज मैं मीडियन निकालूं, ओके, यहाँ पे 50 लिया, 53 लिया, 55 लिया, सपोज यहाँ पे मैंने 63 ले लिया, सपोज मैंने 51 लिया, सपोज मैंने 67 लिया, सॉरी 59 लेता हूं, 59 फिर 200 लिया, ऐसा लिया। ओके, तो इसके अंदर मीन के अंदर मुझे हर एक डेटा को इंक्लूड करना पड़ता है। इसीलिए मीन क्या होता है कि भाई मीन इज द एप्रोप्रिएट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। कब? जब डेटा के बीच में गैप एकदम छोटा छोटा हो। लेकिन आप यहाँ पे देख रहे हो, मुझे मीडियन के लिए सोच, देखो इन दोनों के बीच में गैप 3 का, इन दोनों के बीच में गैप 2 का, इन दोनों के बीच में गैप कितने का है? क्योंकि भाई 8 का। इन दोनों के बीच में भी गैप कितने का है? 12 का। इन दोनों के बीच में गैप 8, इन दोनों के बीच में बहुत बड़ा है। ओके, तो जब मुझे ऐसा डेटा दिया होगा और मुझे मीडियन फाइंड करना है, मीडियन, तो मीडियन के अंदर आपको गैप का कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता है। ओके, मीडियन में आप हर एक डेटा को इंक्लूड नहीं कर, मतलब देखो ये मीन था, मीन में मुझे हर एक डेटा का एडिशन करना है एंड डिवाइड बाय जो टोटल नंबर ऑफ डेटा है। ओके, मीडियन में क्या होता है? मीडियन के अंदर मुझे या तो असेंडिंग ऑर्डर में या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो पहले मैं 50 लिखूंगा, 51 लिखूंगा, 53, 55, 59, 63, यहाँ पे 200। ओके, अब यहाँ पे चाहे डेटा का गैप छोटा हो या बड़ा, मीडियन हमेशा एक नंबर आएगा जो कि एग्जैक्टली सेंटर में ही होगा। देखिए, अगर मुझे इसका मीडियन फाइंड करना है तो क्या आएगा? 55। हाँ, अगर 55 आया, ओके, अगर आप यहाँ पे सपोज 1 भी कर दो, इतना गैप कर दो, पहले मेरा था 50, अब आप सपोज यहाँ पे 1 कर दो, सपोज आप यहाँ पे 10 कर दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि ये जो मीडियन है वो चेंज हुए, लेकिन यहाँ पे फर्क पड़ेगा। यहाँ पे अगर गैप बड़ा हो जाएगा तो मीन में चेंज हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे कोई चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि मीडियन इज अ सेंट्रल टेंडेंसी वैल्यू। लेकिन मीन में ऐसा कब होगा बेटा? मीन में ऐसा तभी होगा जब डेटा का जो भी गैप है वो एकदम छोटा छोटा होगा। ओके, तो ये मेरा क्वेश्चन कंप्लीट। बट आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हमने एक्सरसाइज नंबर 14.4 कंप्लीट किया। हमने यहाँ पे ये चैप्टर 14 कंप्लीट कर लिया। ओके, थैंक यू, जय हिंद।